Hello friends, welcome to my YouTube channel A to Z Info. Friends, today we will discuss about Manu entrance test paper that is going to be held in 2020. दोस्तों आज हम एक मॉडल पेपर लेकर आपके बीच में आए हैं। जिस तरह की मेरा डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो डेली हम सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे आज जो हम सब्जेक्ट लेके आए हुआ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो बीएड के जितने भी परीक्षार्थी हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, जनरल के जो 50 क्वेश्चंस आती हैं उसी का एक पोर्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। 10 नंबर का होता है। 10 नंबर आपके एडमिशन या सिलेक्शन के लिए माने रखता है। कह सकते हैं कि आपका एडमिशन जो डिपेंडेंट है टोटली इट्स अपॉन इट। ठीक है, तो ये मतलब हर एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी पोर्शन को आप छोड़ने की कोशिश ना करें। तो टोटल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मेरे, तो 18 अभी तक हो गए हैं। टोटल ये 19th जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल सही तरीके से समझ करके कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना मेंटलिटी आपको कैसे बनाना है। थोड़ी सी बेसिक बातें हैं और एक फार्मूलेटिक बातें हैं, वो सुन लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हुए, या आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, क्या समझना है, क्या देखते हुए चलना है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है जो 10 में से 10 या मतलब मिनिमम आपको 8 आउट ऑफ 10 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 8 आउट ऑफ 10 तो आना ही चाहिए। लेकिन ये वीडियोज़ अगर देख रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन प्लस आप देख ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको 10 आउट ऑफ 10 आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो इसमें सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि हम जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक तरह का हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, तरजीह किसको देते हैं, महत्व हम किसको देते हैं। इसमें अगर टीचर और बच्चे के दरमियान एक तरह का बातचीत कम्युनिकेशन चल रही है, तरसील हो रहा है, तो उसमें हम हमेशा बच्चे को तरजीह देते हैं। और टीचर को हमेशा हम ये कहेंगे कि टीचर बच्चों के मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए या उसके करियर को सेटअप करने के लिए वो हमेशा कोशिश करेगा, बच्चों को निगाह में रखेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आज हम सेट करके लाए हैं। तो देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जिनका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट है और मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं डेली ला रहा हूँ। प्रीवियस पेपर सॉल्व हैं, उसे भी आप देखने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है? इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है? Which one of them is the best controller institution over the education? ठीक है, इसमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है? ख़ानदान, सूबा, मज़हब या माश? इसका चूँकि मैं इसको ट्रांसलेट किया हूँ इंग्लिश से, तो क्योंकि मानू का जो कंटेंट है ना ये आपका उर्दू में अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से मतलब काफ़ी लोग इस पे काम नहीं करते हैं। काफ़ी इसमें दुश्वारी होती है। कंटेंट तैयार करने के लिए पहले कंटेंट निकालो, उसको ट्रांसलेट करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट करो, PDF फॉर्मेट करो। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस पर काम नहीं करते हैं। देखते होंगे कि प्रीवियस पेपर जो मानू का प्रीवियस पेपर है उसी को सॉल्व करके रख देते हैं। लेकिन मैं कंटेंट को ट्रांसलेट करता हूँ, फिर उसको आपके सामने पेश करता हूँ, तो थोड़ी मेहनत होती है। तो आप लोग भी इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ख़ानदान को फैमिली बोलते हैं, सूबा को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, मज़हब को रिलीजन, माश को इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इनमें कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है? तो हम देखिए इसको 3 हिस्से में हम बांट देते हैं। पहला फैमिली कर देते हैं। ठीक है, पहला फैमिली कर देते हैं, फिर उसके बाद नेबरहुड कर देते हैं, फिर स्कूल फैक्टर डालते हैं। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स डालते हैं। एजुकेशन को जो प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है इन्हीं 3 फैक्टर्स का होता है, और स्टेप बाय स्टेप ये फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब ज़्यादा जो क्लोज होता है या तालीम पर असर करने वाला जो आपका यहाँ पे उनसुर फैक्टर है वो कौन सा होगा? ख़ानदान। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो 4-5 साल की एज तक घर पे रहता है। उसके जो एक तरह का कॉपीइंग माइंड होता है, उसका रिटेंशन माइंड होता है। बच्चों को दूसरों को देख करके कॉपी करने की सलाहियत, नकल करने की सलाहियत ये बच्चों को घर ही पे डेवलप होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो तालीम पे काबू पाता है। अगर बच्चे की परवरिश ठीक होती है तो बच्चा जो है ठीक जहत में जाता है, ठीक रुख पकड़ लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ख़ानदान बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे सवालात में अगर ऐसे पूछे कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज़्यादा काबू पाता है, तो आपका ख़ानदान होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली नज़र आएगी। सवाल ऐसे ही दिखेगा। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है? हिंदुस्तान में
निज़ाम तालीम को कौन चलाता है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये बनता है कि आपको चूज़ करना होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें देता है प्लीज़ चूज़ वन ऑफ देम बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जो उनमें से बेस्ट ऑप्शन हो वो चूज़ करना है कि हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम तालीम को ठीक कर सकते हैं कि हु डज़ रन द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में निज़ाम तालीम जो है उसको कौन चलाता है, ख़ानदान, मुआशरा, सूबा या माश। तो यहाँ पे अब एक तरह का एजुकेशन सिस्टम को बात की जा रही थी। एजुकेशन सिस्टम में आप यहाँ ख़ानदान के जानिब नहीं जाएंगे जिस तरह कि वहाँ पे ऊपर गए थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे से पूछा गया था, बच्चे से जोड़ करके। तो बच्चा चूँकि घर में पैदा होता 4-5 साल की एज तक घर में रहता है तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखता है, तो उसकी तालीमी माहौल वहाँ से बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख़ानदान नहीं होगा और ये मुआशरा भी नहीं होगा, चूँकि ख़ानदान ही का एक मतलब माशरे ही के अंदर ख़ानदान ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं, फ़र्द माने जाते हैं। सूबा जो यहाँ पे होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्कूल जो होते हैं आपके स्टेट्स के उसको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो चलाती है, तो निज़ाम तालीम स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन यहीं पे अगर ये माश इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपको नहीं यहाँ पे जो सूबा है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा उसे हम समझते हैं। देखिए सूबा जो है ये आपका स्टेट होता है और स्टेट के अंदर जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाती है। लेकिन यहीं पे अगर हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है, मरकज़ी हुकूमत, यहाँ पे दे देता मरकज़ी हुकूमत। मरकज़ी हुकूमत दे देता तो बिल्कुल वो उसका फिट आंसर हो जाता, लेकिन मरकज़ी हुकूमत नहीं है। तो बेस्ट ऑफ देम जो हमारा है वो सूबा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से मुराद है। तो ये भी थोड़ा बहुत दिमाग में लगाना पड़ता है कि कैसे क्या फंक्शन करता है, एजुकेशन सिस्टम को कौन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मसलन एक बच्चा अपने ख़ानदान के दूसरे बच्चों से झगड़ता है, आप इस मसले को हल करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे आपको टीचर बना दिया गया और आपके सामने एक बच्चा है जिसके साथ ये परेशानी है कि बच्चा अपने ख़ानदान के दूसरे बच्चों से झगड़ता लड़ता है। तो ये शिकायत आपके पास आई, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे उस बच्चे के साथ, आपका रवैया बिहेवियर उस बच्चे से कैसा होगा, आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करते हैं। बच्चे को सबके सामने डांटेंगे, दूसरे बच्चे की मिसालें देंगे जो अपने ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा जो है इस मसले पर बात नहीं करेंगे। चौथा उसकी इस आदत की वजह मालूम करेंगे। तो क्या होगा इसका सही, बिल्कुल ये जो 1 कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है। बच्चे को डांटना ही नहीं है, आपको डांटेंगे तो बच्चे पे एक तरह का निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बच्चे को तो उसका मतलब अंदाज़ा ही नहीं होगा, सोचेगा बस ऐसे ही मुझे स्कोल्ड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, मारा जा रहा है, इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके कैरियर पे इसका असर पड़ेगा, तो उसे डांटेंगे नहीं। दूसरे बच्चे की मिसालें देंगे जो अपने ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर आप दूसरे बच्चे की मिसाल देंगे तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि उसके माइंड में जो चल रहा है यानी उसे बुरी आदत की वजह क्या है उससे वो क्लियर नहीं होगा। कि अगर किसी अच्छे बच्चे की मिसाल दें कि देखो वो अपने वालिदैन के साथ नहीं लड़ता झगड़ता, वो तो कहेगा इससे क्या फ़ायदा, मेरा क्या ताल्लुक है उससे, वो नहीं झगड़ता है, लेकिन मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं उसे उसकी वजह से झगड़ता हूँ। इसी वजह से उसकी उस आदत की वजह मालूम करेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन 4, यानी उस झगड़ने की वजह जो है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्वारलिंग विद चिल्ड्रेन इन द फैमिली। तो घर में बच्चों से झगड़ने की जो उसकी वजह है उसे मालूम करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस मसले पर बात नहीं करेंगे ये भी गलत है, क्योंकि बात तो करनी है, बच्चे के साथ दिक्कत है, आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, आप मतलब नेशन बिल्डर हैं, तो आप बच्चे को तो देखना ही पड़ेगा, आपको संभालना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 जो से हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। 10 ही क्वेश्चन है, समझते हुए चलेंगे। इसमें इस पोर्शन पे हम ज़्यादा सवालात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम एस्पेक्ट से होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आप इम्तिहान हाल में निगरानी कर रहे हैं और एक बच्चा नकल कर रहा है, आप क्या करेंगे। इट्स मीन यू आर एन एग्जामिनर इन द एग्ज़ाम हॉल एंड अ चाइल्ड इज़ कॉपीइंग, व्हाट विल बी योर रिएक्शन देयर ड्यूरिंग द एज अ इन्विजिलेटर। तो आप इन्विजिलेटर की हैसियत से निगरानी कर रहे हैं, तो आपका रवैया क्या होगा। एक बच्चा आपके सामने नकल कर रहा है, ये बताना है आपको, यही कहा जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इंतज़ामिया को ख़बर करेंगे, एक बार आगाह करेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे, वी विल स्लैप हिम, ठीक है।
कि उसको हम थप्पड़ मार देंगे। क्या करेंगे इसमें, क्या सही होगा? अगर आप निगरानी कर रहे हैं बच्चा और नकल कर रहा है तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एरर करता ही है इंसान की फितरत है गलती करना। गलती तो कर ही रहा, उसकी आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? इंसान गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कैसे? तो ठीक है, तो इंतज़ामिया को खबर करेंगे, ये भी आपकी वीकनेस है। अगर आप इंतज़ामिया को खबर कर रहे हैं, गोया कि आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि मसले को हल कर सके। बच्चा गलती कर रहा है, वो आप टीचर की जिम्मेदारी है, इन्विजिलेटर एज ए टीचर वहाँ पर काम करता है, रहनुमा के तौर पर काम करता है। तो उस टाइम पर आपका रवैया कैसे होना चाहिए? इंतज़ामिया को खबर करेंगे, ये बिल्कुल गलत। तो 1 और 2 दो गलत हो गया, एक बार आगाह करेंगे, ठीक है। मतलब आइल अलर्ट वंस, ठीक है, आई अलर्ट वंस, एक बार तो उसको हम आगाह करेंगे, तो वार्निंग देंगे, अलर्ट करेंगे कि मतलब ऐसा मत करो, ये गलत है, ये वो। उसके बाद जो रिएक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ही विल बी अलर्टेड, फर्स्ट टाइम उसको अलर्ट किया जाएगा। तो एक थप्पड़ मारेंगे, ये मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एनसीएम मना करता है एजुकेशन में, इसकी कोई जगह ही नहीं कि बच्चों को मारा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा दर्जे जमात में फुजलात बातें करता है, आप क्या करेंगे? क्योंकि इसका भी आंसर आप लोग को पता है, लेकिन मैं बताऊंगा फुजलात बातें, नॉनसेंस टॉकिंग बोलते हैं इसको, नॉनसेंस, ठीक है। नॉनसेंस आप लोग लिख लीजिए, इसको नॉनसेंस टॉकिंग बोलते हैं। फुजलात बातें को नॉनसेंस टॉकिंग, ऐसी बात करना कि जो इट्स नॉट रिलेवेंट टू क्लास, इट्स नॉट रिलेवेंट टू सब्जेक्ट, इट्स नॉट रिलेवेंट टू बी लिसेंड, ऐसी बात हो जो ना क्लास से मुतालिक हो, ना सब्जेक्ट से मुतालिक हो, ना सुनने के लायक हो, उसे बोलते हैं फुजलात, नॉनसेंस टॉकिंग उसे बोलते हैं। तो एक बच्चा इस तरह का हरकत कर रहा है क्लास में, तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, उस मसले को समझदारी से हल करेंगे, उस बच्चे को दर्जे जमात से निकाल देंगे, उसके वालिदैन को बुलाएंगे, या नज़रअंदाज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे पहले कि क्या नज़रअंदाज कर सकते हैं? नज़रअंदाज करेंगे तो बच्चे का करियर क्या होगा? बच्चा गलत कर रहा है तो नज़रअंदाज करते जाएंगे तो उसका करियर गया फिर लाइफ से। और दूसरा 3 नंबर में कहा जा रहा है उसके वालिदैन को बुलाएंगे। वालिदैन क्या करेंगे भाई? वालिदैन तो आपको बच्चे को सुपुर्द कर दिए कि सर आप बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा वालिदैन अगर यही कर सकते थे कि बच्चों को संभाल सके, एजुकेशन दे सके, तो उसे अपने घर से दूर क्यों भेजते आपके पास 5 घंटा 6 घंटा स्पेंड करने के लिए? वो घर ही पे पढ़ा लेते बैठा के। तो इसी वजह से आप वालिदैन को नहीं बुलाएंगे, उस बच्चे के दर्जे जमात से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई? आप टीचर हैं तो बच्चों को दर्जे जमात से क्यों निकालेंगे? आपको तो पढ़ाना है। गलतियों या परेशानियाँ, मसाइब, वाट यूर प्रॉब्लम इज़ बेइंग सफ़र, जस्ट यू हैव टू फेस एंड मेक इट सॉल्यूशन। जो भी परेशानी आ रही है उसे आपको फेस करना है, उसका सॉल्यूशन आपको देना है, तो आप नहीं निकाल सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उस मसले को समझदारी से हल करेंगे, ठीक है। उस मसले को समझदारी से हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है कि अच्छे बच्चों की मिसालें देंगे उसे, या फिर उसके नॉनसेंस टॉकिंग के नुकसानात बताएंगे। यहाँ पे एक्चुअली रीज़न नहीं बताया गया कि क्या तरीका अपनाएंगे, लेकिन यहाँ जो ये टर्म बहुत अच्छा दिया गया, इस मसले को समझदारी से हल करेंगे, ठीक है। और समझदारी में क्या हल किया जाएगा वहाँ पे कि उसको हम बाद में समझा देंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे, या उसको वहीं पे समझा देंगे, या उसके डिफेक्ट्स को बता देंगे, डिफिशियंसी को बता देंगे। जो भी होगा उसको मतलब स्ट्रेटजिकली उसको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे उसमें। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा को बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे? बच्चे को बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे? सपोज देयर इज़ अ चाइल्ड एंड ही इज़ एडिक्टेड ऑफ बैड हैबिट्स, व्हाट विल बी रिएक्शन देयर टू रिमूव हिज बैड हैबिट। एक बच्चा है, उसकी बुरी आदत हो गई है, तो उसकी बुरी आदत को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपका रवैया क्या होगा? ऐसे कंडीशन में आपको बताना है। बेरहमी से सज़ा देंगे, उसको अच्छे से तालीम देंगे, उसको पुलिस या सज़ा कुनिंदा के हवाले कर देंगे, उसकी बुरी आदत पर तंज करेंगे। तो क्या होगा? बेरहमी से सज़ा नहीं देना है आपको। हाँ, ये जो 2 में कहा जा रहा है उसको अच्छे से तालीम देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस आंसर यही मुनासिब होगा। अगर बच्चे की बुरी आदत हो गई तो तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जो इंसान को भटके हुए रास्ते से रास्ते पे ला सकती है, या कह सकते हैं सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर सकती है, ठीक है। तो इल्म ही एक वाहिद ज़रिया है जो इंसान के अंदर इंसानियत जैसी सिफत पैदा करती है, और इंसान के अंदर से जहालत को ख़त्म करती है, और इंसान को एक कामिल इंसान बनाती है। तो इल्म ही एक अच्छे तरीके से अगर इंसान हासिल कर रहा है तो तमाम बुराइयां उससे निकल जाएंगी, वो अच्छे डायरेक्शन में चला जाएगा, अच्छे पाथ को ऑप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसको अच्छे से तालीम देंगे। पुलिस के सामने करने का मतलब कि आपकी वीकनेस दिखेगी इसमें। बुरी आदत पर तंज करेंगे, अगर तंज करेंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है और उसके अंदर इम्प्रूव पैदा नहीं होगा। तंज क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। तंज ये वर्ड आप लोग लिख लीजिए, क्रिटिस, आलोचना जिसको हिंदी में बोलते हैं, आलोचना करना, आलोचना
आलोचना करना कहलाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं जो काम करेंगे आपके लिए। तो अच्छे से तालीम बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और आपको पीने के लिए मजबूर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, सब यहाँ पे दोनों हो सकता है कि एक बच्चा है या एक टीचर है। टीचर आप है या बच्चा, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ये चूँकि बुरी आदत है, इससे आपको बच निकलना है। आप उन लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहेंगे, अगर वो इनकार करेंगे तो आप उनका साथ छोड़ देंगे। 2 में आप ऐसे लोगों के साथ छोड़ देंगे। 3 में आप उनकी खुशी के लिए पी लेंगे। 4 में आप सिगरेट पी लेंगे क्योंकि ये बुलूगत की शनाख्त है। चलिए नीचे देखते हैं। आप सिगरेट पी लेंगे क्योंकि ये बुलूगत की शनाख्त है। बुलूगत की शनाख्त क्या होता है? कह सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ एडल्टहुड। सिग्निफिकेंट ऑफ एडल्टहुड, बुलूगत की पहचान, मतलब कि सिगरेट पीने से ये पता चलता है कि बच्चा जो है बालिग हो गया है, एडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो ये एक तरह का सिग्निफिकेंट के बारे में बताया जा रहा है। 3rd में कहा जा रहा है आप उनकी खुशी के लिए पी लेंगे। कैसे पी लेंगे भाई? बुरा तो बुरा होता है, किसी खुशी हो या गम हो, बुरा होता है, तो आप इसे भी नहीं करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ छोड़ देंगे। छोड़ तो सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका यह है कि आप उन लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहेंगे। अगर वो इनकार करेंगे तो आप उनके साथ छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 फ़ायदा है। अव्वल तो यह कि डायरेक्टली अगर आप छोड़ देंगे तो उनके अंदर कोई इम्प्रूव पैदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप उनसे अगर सिगरेट छोड़ने के लिए कह रहे हैं और आपकी बात वो मान ले रहे हैं, सिगरेट छोड़ दे रहे हैं, तो उनका भी करियर अच्छा हो जाएगा और आपका भी करियर हो जाएगा। यहाँ तो डबल मीनिंग पाया जा रहा है, डबल एडवांटेज पाया जा रहा है। एक तो आप दूसरे की लाइफ को सुधार दिया और अपनी लाइफ को बचा लिए बुरा होने से। तो बेहतर यही है, क्योंकि ये मीनिंगफुल है और मोर मैनी एक्चुअलाइज्ड है ये। तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बतौर सज़ा आप अपने तलबा के साथ क्या करेंगे? ठीक है, फॉर पनिशिंग योर चाइल्ड व्हाट विल बी रिएक्शन। अपने बच्चों को सज़ा देने के लिए आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप कैसे सज़ा देंगे? सहन में उसको मुर्गा बना देंगे, तलबा की मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा देंगे, छड़ी से मारेंगे, तलबा को बुरा भला कहेंगे, कोई नहीं। तो क्या होगा इनमें से सही ऑप्शन? सहन किसे कहते हैं? सहन वर्ड समझते हैं यहाँ पे। सहन किसे कहते हैं? ग्राउंड कहते हैं, ओपन ग्राउंड को। ठीक है, जो प्ले ग्राउंड होता है ना उसे हम सहन बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। तलबा की मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा देंगे, यानी पूछेंगे बच्चे से, बताओ तुम्हें क्या सज़ा दें? मुर्गा बना दें, या मतलब तुम्हें दौड़ा दें 2 किलोमीटर, या तुम्हें छड़ी से मारें, या छोड़ दें? तो अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा तो अपना जो है ना, इंसान अपने नफ्स की पैरवी करता है। ठीक है, नफ्स की पैरवी करता है। नफ्स हमेशा चाहेगा कि उसे लुत्फ़ मिले, इंजॉय मिले, इंडल्जेंस मिले, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे सज़ा दी जाए। तो आप टीचर हैं तो आप अपने हिसाब से करेंगे, तलबा से नहीं पूछेंगे। छड़ी से मारेंगे ये भी आप नहीं कर सकते कि आप बच्चे को मारे, कुछ और आपको पनिश का मैनेजमेंट करना। तलबा को बुरा भला कहेंगे, उसे आप तंज़ भी नहीं कर सकते, उसकी आदत को आपको इम्प्रूव करना है, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये आपको ज़्यादा बेटर है इसमें से, क्योंकि इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना मुनासिब नहीं है। तो पॉजिटिव वे में कोई भी ना है, लेकिन अगर ये 4th 5th नहीं होता अगर, तो हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते किसी को, या 5th नहीं होता तो इसमें से चारों में से किसी एक को हटा करके एक पॉजिटिव मीनिंग वाला आपको डाला जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। फिर एक मरतबा आप लोगों से मेरी अनुरोध है कि अगर जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और मानो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबा के रखें बटन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों को शेयर करें जो कभी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा। 9839742161। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9839742161। और आप मुझे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये PDF आपको ब्लॉगर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही आपको मिल जाएगा ब्लॉगर फॉर PDF। वहाँ पे क्लिक करके आप जाकर डायरेक्टली वहाँ सर्च बॉक्स में ये आप डालेंगे तो आपको पूरा वहाँ पे PDF मिल जाएगा कि PDF आपको कैसे एक्सेस करना है। तो ये ऊपर वाला मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 19 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। तो वहाँ भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी मानो से रिलेटेड मैं PDF डालता हूँ या नोटिफिकेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाऊंगा, उसे आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपके जीमेल पे वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक कामयाब इंसान वो है, ठीक है, एक कामयाब इंसान वो है, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल पर्सन इज़ दैट, कि जिसकी किस्मत अच्छी हो, जो लकी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो बहुत ज़हीन हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसने कामयाब इंसान की तारीख पढ़ी हो, हु हैज़ स्टडीज़ द सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, जिसने कामयाब इंसान की तारीख पढ़ी हो, जो सख्त मेहनत और मुसलसल कोशिश करता है,
अ पर्सन हु स्ट्रगल्स कंटिन्यू टू गेट द सक्सेस, जो मुसलसल और कंटिन्यू कोशिश करे अपनी कामयाबी को पाने के लिए, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगर इस तरह इंसान करता है, इंसान अगर कमज़ोर भी है, कम जहन वाला भी है, लेकिन मुसलसल कोशिश और कंटिन्यूटी उसकी जो है उसको मंजिल तक पहुंचा देती है। इंसान अगर ज़हीन भी हो और कोशिश ना करे तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़हीन होना कमाल की बात नहीं है। अल्लाह ने जितना आपको जहन दिया है उसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस वन डे। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में अपने बेसिक कुछ अपने बारे में बताऊंगा मैं। इस तरह के बच्चे आप पसंद करते हैं, जो मतलब आप एज अ टीचर कैसे बच्चों को पसंद करते हैं? पूरी तरह अजीम हो और फरीज़ा को अंजाम दे, शोर गुल करे, बहुत सादगी पसंद हो, बहुत बातूनी हो, ठीक है, बहुत मतलब पूरी तरह अजीम हो और फरीज़े को अंजाम दे। इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि बहुत पूरी तरह अजीम हो और फरीज़े को अंजाम दे। अ चाइल्ड हु हैज़ डिग्निफाइड एंड एक्ट प्रॉपरली, एक बच्चा जो डिग्निफाइड हो, एक अजीम हो, मतलब अच्छी फितरत का हामिल हो और फरीज़े को अंजाम दे, अपने काम को ऑन टाइम कर दिया करे जो उसको दिया जाए। तो इस तरह के टीचर, इस तरह के बच्चे जो होते हैं पसंद होते हैं टीचर को, क्योंकि मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है या इनके लर्निंग का जो लर्निंग का एम होता है, गोल होता है, वो अच्छा होता है और वो आसानी से पा लेते हैं। शोर गुल करना, नॉइज़ करना, ठीक है, डिम या नॉइज़ है, ये कोई नहीं पसंद करे। बहुत सादगी पसंद करें, सिंपलिसिटी जो है ये आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए कि कुछ लोगों का दिमाग जाएगा कि मदरसे के लोग जो होते हैं सादगी पसंद होते हैं, साथी कराम उन्हें पसंद करते हैं। तो ये आपको इंटरनेशनल एजुकेशन के हवाले से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सादगी पसंद को हम शाई मानते हैं, शाई चाइल्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? शाइल्ड, शर्मीला मानते हैं, ठीक है। तो शर्मीला आपको नहीं रहना। आप शर्मीला रहेंगे तो पूछेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? तो आपको ओपनली कह सकते हैं कि फ्रैंक रहना है, ठीक है। जो भी सवाल करना है, जवाब देना फ्रैंक हो करना है। तो बहुत ज़्यादा सादगी पसंद को भी नहीं मतलब लोग लाइक करते हैं। बहुत बातूनी हो, ठीक है, टू बी मोर टॉकटिव पर्सन, तो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बोलता रहना, चैटरर जिसको बोलते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे ये पूरी तरह अजीम हो और फरीज़ों को अंजाम दे। यहाँ पे इसलिए आंसर है, कभी भी आंसर आप अगर करें तो पहले देखें कि उन चारों में से बेस्ट कौन सा है। तो ये तो आपका बिल्कुल बेस्ट नहीं होगा, तो बेस्ट जो होगा वो पहला वाला होगा। तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन होगा। बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन लोग देख सकते हैं, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मानू बीएड, एमएड, डीएलएड प्रिपरेशन, जनरल उर्दू, सॉरी यहाँ पे जनरल उर्दू के बजाय जनरल, आपको पीडीएफ वहाँ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको एडिट करके डाल दूंगा और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा। सेट हमारा 19 है, तो आप इसे पीडीएफ के शक्ल में वहाँ पढ़ सकते हैं। बेसिक मेरे बारे में कुछ यहाँ जान सकते हैं, जो ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रमज़ान मानू बीएड, ठीक है, मौलाना आज़ाद से बीएड है और सीटेड बोथ पर क्वालिफाइड। और ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए चैनल के बारे में ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके। ये कुछ ब्लॉगर का साइट है, ये एक तरह मेरा वेबसाइट है, जो मैं कुछ मानू से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मैं पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पहले उसको मैं पीडीएफ शक्ल में अवेलेबल करवा देता हूँ। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग डायरेक्टली वहाँ जाने के बाद, या मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल में एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ से आपको बता दूँ कि ये पीडीएफ आपको इजीली वहाँ से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़। क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। शुक्रिया।